हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में गावी और फैल्को का सीन दिखाया जाता है और इधर गावी बीमार होने की एक्टिंग करती है और फैल्को चिल्लाता है कि गावी तुम्हें क्या हुआ। तभी वहाँ पे गैरिसन रेजिमेंट का एक गार्ड होता है और उसे देखने के लिए अंदर आता है। जब गार्ड गावी को देखने के लिए उसके पास आता है तभी हमें दिखाया जाता है कि गावी ने कपड़े के अंदर एक ईंट रखी होती है और वो इस ईंट को उस गार्ड के सर पे मार देती है। ये दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं और फैल्को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमने भाग के गलती तो नहीं की, उससे हमारे ऊपर परेशानी नहीं आएगी। तो गावी कहती है परेशानी तो वैसे भी आएगी और वैसे भी वो आगे चल के हमें मार ही देते। यहाँ पे हमें मारले का सीन दिखाया जाता है और रायनर बेहोशी से जागता है और हॉस्पिटल में होता है। उसके साइड में यहाँ पे पीक और पोर्को भी होते हैं और रायनर इन दोनों से पूछता है कि गावी और फैल्को कहाँ हैं। यहाँ पे रात भर भागने के बाद गावी और फैल्को एक नदी के पास रुकते हैं और फैल्को गावी से कहता है कि क्यों ना तुम अपना आर्म बैंड उतार लो वरना किसी को पता चल जाएगा। तो गावी कहती है वैसे भी यहाँ के लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो फैल्को कहता है हाँ, लेकिन सोल्जर्स को तो पता होगा ना, हमें तो ये भी नहीं पता कि हम वापस घर जा पाएंगे या नहीं। तो गावी कहती है उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं मरने से पहले जीक के मुंह से कुछ सवालों के जवाब चाहती हूँ। गावी कहती है कि तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फैल्को कहता है ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे, और वो गावी का आर्म बैंड फाड़ देता है, जिसे देख के गावी को गुस्सा आता है और वो फैल्को को पकड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है मेरा आर्म बैंड मुझे वापस दो। तो फैल्को कहता है क्यों? गावी कहती है कि क्योंकि यही एक सबूत है जिससे ये साबित होता है कि मैं एक अच्छी एल्डेन हूँ, बिना इसके मेरे और उन आयरन डेविल्स में क्या अंतर रह जाएगा। तो यहाँ पे वो अपना आर्म बैंड वापस ले लेती है और रोते रोते फैल्को से बोलती है कि तुम मेरे साथ एयरशिप में क्यों चढ़ गए थे, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे पहले कि फैल्को कुछ कह पाए वहाँ पे काया आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे गावी कहती है कि हम अपने घर से भाग के आ गए और वो अपने पीछे से एक पत्थर उठाने लगती है जिससे कि वो काया के ऊपर वो पत्थर फेंक सके। लेकिन काया उन्हें बोलती है ठीक है, क्या तुम हमारे घर पे आके खाना खाना चाहोगे, तुम्हें शायद भूख लग रही होगी। जब ये दोनों काया के साथ जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे घोड़े हैं और काया इनसे कहती है कि तुम भारी इंतजार करो थोड़ी देर। तो गावी कहती है देखो ये घोड़े, हम इनका इस्तेमाल करके यहाँ से सोल्जर से बच के भाग सकते हैं, कभी भी सर्च पार्टी इधर आती ही होगी, और साथ ही साथ मैं उन डेविल्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। यहाँ पे काया उन्हें अंदर बुलाती है और फैल्को गावी से कहता है अब तुम अपना मुंह बंद रखना और सारी बातें मैं करूंगा। तो यहाँ पे ब्राउस फैमिली होती है, यानी कि साशा की फैमिली होती है, और फैल्को अपना नाम बेन बताता है और गावी को अपनी सिस्टर मिया बताता है। वो कहता है कि हम आपके साथ आपकी फैमिली में थोड़े दिन रहना चाहते हैं, उसके बदले हम आपका काम करवा देंगे। तो यहाँ पे आर्थर ब्राउस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, आ जाओ अंदर आओ, तुम जितना समय चाहो उतना समय यहाँ रह सकते हो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। ये यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ पे लीसा गावी के सर पे हाथ रखती है, लेकिन गावी डर के यहाँ पे उसका हाथ हटा देती है जिससे बाकी सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे लीसा माफी मांगती है और कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ कि गावी के साथ काफी बुरी चीजें हुई होंगी। फैल्को गावी की तरफ से माफी मांगता है और इस टेंशन को हटाने के लिए और उनका ध्यान बटाने के लिए वो कहता है चलो फिर खाना खाते हैं, कितना टेस्टी है, वाओ। वो कोशिश करता है कि गावी भी ब्रेकफास्ट खाए और वो बहुत मुश्किल से एक बाइट लेती है। यहाँ पे हमें पोर्ट का सीन दिखाया जाता है और इधर कियोमी डेलिस जैकरी को कांग्रेचुलेट करती है कि हाल ही में जो उन्होंने लिबेरियो के ऊपर अटैक किया था वो सक्सेसफुल गया है। साथ ही साथ वो बताती है कि उन्होंने उनके आइसबर्ग स्टोन का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली बोट बनाई है, जो कि सच में कमाल की है। जब हम रम्बलिंग करेंगे तो हम रम्बलिंग को इस बोट में बैठ के ऊपर से देख सकते हैं कि वो कैसे लगेगी। यहाँ पे हमें मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर का सीन दिखाया जाता है और इधर कुछ लोग होते हैं, साथ ही साथ फ्लेगल रीव्स भी होता है। वो हांजी से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है कि एरन और एंटी मार्लियन वॉलंटियर्स को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ हाल ही में सिगानशाया डिस्ट्रिक्ट को खाली करने का भी ऑर्डर दिया गया है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हांजी उनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती और कहती है कि तुम्हें जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो तुम मिलिट्री पुलिस से पूछो। यहाँ पे प्योर होता है और वो कहता है कि सारे के सारे एलियंस को पता होना चाहिए कि एरन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसी ने हमें जीत दिलाई है। यहाँ पे रॉय भी हांजी को कहता है कि याद है ना कोडेटा के टाइम पे तुमने आम से आम लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था, तो अब क्या तुम्हारा नजरिया बदल चुका है। तो यहाँ पे हांजी इन सबसे परेशान हो जाती है और कहती है कि अब हमारे आइलैंड पूरी दुनिया के लिए खुल चुका है और अब सिचुएशन बदल चुकी है। वो यहाँ पे प्योर को रास्ते से हटा देती है और फ्लेगल हांजी से कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी सिचुएशन के बारे में, लेकिन बस मेरी आंखों में डाल के ये कह दो कि हम तुम पे भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पे हांजी उसकी आंखों में नहीं देखती और हल्का सा पीछे मुड़ के कहती है कि हम जो भी कर रहे हैं वो एल्डेन लोगों के भलाई के लिए कर रहे हैं। उसके बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद यहाँ पे हांजी स्काउट रेजिमेंट के उन मेंबर से मिलती है जिन्होंने एरन के बंद होने की खबर लीक कर दी थी। फ्लॉक कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एरन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उसे आजाद रहने का पूरा हक है। फ्लॉक के हिसाब से एरन एक मसीहा है। हांजी कहती है हाँ, लेकिन हमें अभी भी पता नहीं है कि हम रम्बलिंग एक्टिवेट कर भी सकते हैं या नहीं। जो भी हमने अभी तक बातें सुनी है वो उड़ती उड़ती अफवाहें हैं और ऐसा करते हुए किसी ने कभी भी देखा नहीं है, तो हमें वहां तक सेफ ही चलना चाहिए। यहाँ पे ये सुन के फ्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि एरन को आजाद कर दो, अगर हम ऐसी समय बर्बाद करते रहेंगे तो हमारे जीतने के आसार कम ही होते रहेंगे। तो हांजी कहती है हाँ मुझे पता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुमने मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन लीक की है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वजह से तुम और तुम्हारे साथियों को बंद कर दिया जाएगा, तुम चारों को। जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो हांजी को सानस की याद आती है कि कैसे वो इंटीरियर पुलिस में काम करता था और अपने रोल के बारे में बता रहा था। उसने हांजी को वार्निंग दी थी कि कभी ना कभी उसकी जगह कोई और ले लेगा। यहाँ पे हांजी फाइनली ये रियलाइज करते हैं कि वो भी अब उसी की जगह है और वो इससे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन वो उठती है और यहाँ से जाती है और कहती है कि अभी मुझे और भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। यहाँ पे लुइस अपने सेल के अंदर होती है, वो भी उन्हीं स्काउट्स में से होती है जिनको बंद किया होता है, और वो मिकासा से पूछती है कि क्या आप भी इसी सेल में थी? तो मिकासा कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे सुन के लुइस थोड़ा निराश हो जाती है और कहती है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो भी किया मेरे को उस बात को कोई भी पछतावा नहीं है। ये रूल्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करेंगे अगर हम जीत जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे मिकासा को जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो लुइस कहती है कि आपने उस दिन जिस लड़की को बचाया था मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। जब मैंने आपको एक टाइटन को मारते हुए देखा था तब मुझे समझ आ गया था कि मैं बिना किसी ताकत के किसी को बचा नहीं सकती। उसी समय से मैं आपके करीब आना चाहती थी। यहाँ पे वो मिकासा से पूछती है कि आपने स्काउट रेजिमेंट को क्यों ज्वाइन किया? क्या आपने एरन के लिए ज्वाइन किया? अगर ऐसा है तो आपको उसे भी तो छुड़ाना चाहिए। यहाँ पे मिकासा जाने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगी, अपना मुंह बंद रखो। वो यहाँ से जाती है, लेकिन वो फिर से जब एक नजर पीछे देखती है तो लोइस यहाँ पे खड़ी होती है और मिकासा को सैल्यूट कर रही होती है। उसे देख के यहाँ पे मिकासा को सर में दर्द होता है और उसे वो मेमोरी याद आती है जब एरन ने बचपन में मिकासा को बचाया था। दूसरी ओर हमें डॉट पिक्सेस का सीन दिखाया जाता है जो कि येलेना से मिलने आया होता है और वो येलेना से 10 महीने पहले की बात करता है जब ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में पहली बार रेलवे आई थी और उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी। उस समय पे गार्ड के तौर पे फ्लॉक तुम्हारे साथ था और वही तुम्हें लॉजिंग्स तक लेके गया था, और अब फ्लॉक को बंद कर दिया गया क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन लीक की थी। ठीक उसी समय के बाद से ही एरन ने खुद से ही एक्शंस लेना भी शुरू कर दिए थे। यहाँ पे हमें ब्रॉस के स्टेबल्स का सीन दिखाया जाता है और गावी और फैल्को इधर साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गावी के सर पे एक घोड़ा काट लेता है और वो नीचे गिर जाती है। फैल्को कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर में कभी भी कोई भी घोड़ा तुम्हें अपने ऊपर सवारी नहीं कराएगा। तो गावी कहते हैं वैसे हमें घुड़सवारी नहीं सिखाई गई है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सीख भी नहीं पा रहे। तो फैल्को कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे रहना ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे हम मदद का इंतजार कर सकते हैं क्योंकि अभी तक तो पूरी दुनिया ने इस आइलैंड पे अटैक करने का प्लान बना ही लिया होगा। तभी यहाँ पे काया उनको लंच के लिए बुला लेती है और कहती है कि तुम बहुत जल्दी काम सीख जाते हो। यहाँ पे फैल्को पूछते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इतने छोटे छोटे क्यों है? तो काया बताती है कि क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं और उन्होंने 4 साल पहले अपने पेरेंट्स को खो दिया था। यहाँ पे गावी इस मौके को देख के काया से बोलती है ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि नहीं? क्या तुम भूल गई हो कि तुम आइलैंड के लोगों ने पूरी दुनिया में कितना कहर मचाया था और खून खराबा किया था? यहाँ पे फैल्को गावी को रोकने की कोशिश करता है और काया इनसे पूछती है कि क्या तुम्हें मार्ले में यही सब सिखाते हैं? यहाँ पे फैल्को शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि हम मार्ले से हैं? तो काया कहती है कि तुम्हें तो इतनी देर से चिल्ला रहे थे कि हम मार्ले से हैं, मार्ले जाएंगे, ऐसा टाइप। गावी ये समझ के एक पिचफॉर्क उठा लेती है और काया के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन फैल्को सामने आके उसे रोक लेता है और यहाँ पे बाकी लड़के इन दोनों को देखते हैं और कहते हैं कि इससे मत खेलो, चोट लग जाएगी। और ये चल क्या रहा है? तो काया कहती है अरे कुछ नहीं, मिया को जेलसी फील हो रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके भाई के ज्यादा क्लोज आ रही हूँ। फैल्को काया से पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों की? तो काया इन दोनों को उसी गांव में ले जाती है जहाँ पे उसका घर हुआ करता था। वो बताती है कि 4 साल पहले जब टाइटन्स यहाँ पे आए तो सारे के सारे गांव वाले उसकी माँ को पीछे छोड़ के भाग गए क्योंकि उसकी माँ चल नहीं सकती थी। वो गावी और फैल्को को बताती है कि वो वहाँ पे बैठी हुई थी और उसके सामने उसकी मॉम थी और एक टाइटन उनके पैरों को खा रहा था और पूरे कमरे में मॉम को खाए जाने की आवाज गूंज रही थी और वो बस वहाँ पे बैठ के देखती रही। थोड़ी देर बाद तो माँ ने चिल्लाना भी बंद कर दिया था। काया कहती है मैं जानती हूँ कि बाहर वाली दुनिया के लोग आइलैंड वाले लोगों को डेविल्स कहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। क्या तुम्हें पता है कि मेरी मॉम उस दिन क्यों मारी गई? तो गावी यहाँ पे काया को वो स्टोरी बताती है कि कैसे एल्डियंस ने इतने समय से पूरे दुनिया पे राज किया था और हजारों सालों तक कई लोगों को मारा था। तो काया कहती है लेकिन मेरी मॉम का जन्म तो इसी आइलैंड पे हुआ था और उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जब यहाँ पे काया कंटिन्यूअसली गावी की बातों को काटती रहती है और कहती है कि कैसे अभी वाले एल्डियंस का पुराने वाले एल्डियंस से कोई लेना देना नहीं है और वो सारी की सारी बातें पुरानी थी। तो गावी कहते हैं अभी हाल ही में तुम सबने लेबेरियो पे हमला किया था। तो काया कहते लेकिन मेरी मॉम की डेथ तो 4 साल पहले ही हो गई थी, तो इसके पीछे भी उनका दोष नहीं है। यहाँ पे काया और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है जब गावी बेफालतू के रीजंस देने लग जाती है और उसकी मॉम की डेथ का प्रॉपर रीजन नहीं बता पाती तो, और उससे पूछती है कि बताओ मुझे ऐसा क्यों हुआ? तो फैल्को बताता है क्योंकि माँ
मार्ले ने आयरन पे हमला किया था और एक टाइटन अटैक किया था। तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, हमें माफ करना, बस तुम्हारी मॉम उसमें फंस गई। यहाँ पे काया साइड में बैठ जाती है और गाबी फैल्को से कहती है बहुत बढ़िया, अपने दुश्मनों को मिलिट्री इन्फॉर्मेशन बता दी। काया यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन के लिए फैल्को को धन्यवाद कहती है और कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, बस तुम मार्ले में पैदा हुए, यही अंतर है हम दोनों में। फैल्को पूछता है फिर उस टाइटन से तुम कैसे बच के निकली? तो काया बताती है कि एक लड़की आई थी कुल्हाड़ी लेके और वो अकेले ही उस टाइटन से लड़ने लगी। तो ये लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, और काया बताती है कि हाँ, और उसी ने मेरे को वहां से भागने में मदद की। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी फैमिली को एक रेस्टोरेंट का इन्विटेशन आया है जहाँ पे एक मार्लिन काम करता है। अगर वहाँ पे बातचीत अच्छी बैठी तो शायद वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं मार्ले वापस जाने में। तो गाबी काया से पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? तो काया कहती है क्योंकि मैं बिल्कुल उसी लड़की की तरह बनना चाहती हूँ। यहाँ पे हमें मार्ले का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मिलिट्री बीस्ट टाइटन की लाश का इन्वेस्टिगेशन पूरा करती है और मैगत बताता है कि हमें ज़ीक के शरीर के कुछ ही हिस्से देखने को मिले हैं और ज्यादातर वो हिस्से उसके हाथ और पैरों के हैं। ऐसा लगता है कि उसने बस मरने का नाटक किया है और ज़ीक असलियत में पैराडाइज आइलैंड वालों के साथ मिल गया है और उसी एयरशिप में चढ़ के भाग गया। थियो मैगत इन वॉरियर्स को बताता है कि हमारे पास 6 महीने का समय है, पूरी दुनिया 6 महीने के अंदर उस आइलैंड पे अटैक करने वाली है। तो कोर्ट कहते क्या इसका मतलब हम गाबी और फैल्को को 6 महीने तक बचा भी नहीं पाएंगे? लेकिन कोर्ट इस बात को कवर अप करता है और ये बोलता है कि आपको पता है ना कि वो बहुत कीमती वॉरियर कैंडिडेट्स हैं। और पीक भी कहती है हाँ, नए वॉरियर्स को ट्रेन करने में भी समय जाएगा, तो वो है तो जरूरी। मैगत कोर्ट की बात नहीं मानता और कहता है कि अगर अभी मार्ले अकेले अटैक करने जाएगा तो जो लिबेरिया में हुआ था वही सेम होगा, हम हार जाएंगे। लेकिन रायना यही कहते हैं यही तो बात है, अभी ज़ीक वहाँ 6 महीने बैठ के हमारा इंतजार तो करेगा नहीं, वो भी यही सोच रहा होगा कि जितना डैमेज उन्होंने हमें दिया है उसके बाद हम इतनी जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे, और 6 महीने में तो उनका खुद का एक डिफेंस प्लान तैयार हो चुका होगा। मेरे ख्याल से मार्ले के पास यही एक मौका है सरप्राइज अटैक करने का और हमें जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।